नमस्कार दोस्तों, मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लक्ष्य आईएएस पे। चलते हैं एक कोटेशन की तरफ। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों, आपने अपने वास्तविक जीवन में भी देखा होगा कि जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आकर आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तब वही लोग सबसे पहले आकर आपसे कहते हैं, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, ये कर सकते हो। इसलिए निंदा से कभी भी निराश ना हो, बल्कि उत्साह लें। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इस चैप्टर को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले सभी चैप्टर में जो वर्ड्स आते हैं वो समझ में नहीं आते बच्चों को। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी जो आपका बेस है, ये क्लियर करने के लिए ज़रूरी है आपको पढ़ना संविधान की विशेषताएं। दूसरा कि इससे प्रश्न आते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले 10 साल के प्रश्न उठा के देख सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपको ये चैप्टर क्लियर होता है तो जब आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए जाते हैं तो जीएस का पेपर 2 होता है। जीएस का पेपर 2 होता है भारत की राज्य व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसमें अगर आप ये कीवर्ड्स लिखते हैं, अखंडता, समानता, धर्मनिरपेक्ष, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए पूरा होलिस्टिक इस चैप्टर को समझना इम्पॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं। जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, पूरे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब इससे प्रश्न कैसे आएगा पेपर में? प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपको कुछ देश दे दिए जाएंगे और बोलेंगे इसमें से किसका संविधान लिखित है, मैच करिए। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिखित संविधान क्या होता है। जो संविधान होता है वो दो तरीके का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान वो होता है जिसे लिखकर एक दस्तावेज के रूप में रखा जाता है, और अलिखित जिसे नहीं लिखा जाता। जैसे कि अमेरिका का संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है, अलिखित संविधान है। ठीक है, इसी तरह भारत का भी जो संविधान है वो लिखित संविधान है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उसके जैसे संविधान कहीं पे भी नहीं है। भारत का संविधान सबसे लंबा होने का कारण क्या है? कारण ये है कि भारत बहुत बड़ा भौगोलिक देश है और बहुत विविधता वाला देश है। अलग अलग तरह की विविधता पाई जाती है, इसलिए इसका संविधान एक लंबा बना है। दूसरा, जो भारत का संविधान है वो एकल संविधान है। एकल संविधान का मतलब भारत का संविधान जो राज्य है और राष्ट्र दोनों के लिए एक ही संविधान है। ऐसा संविधान नहीं है कि राज्य के लिए अलग संविधान हो और देश के लिए अलग संविधान हो। एकल संविधान है। तीसरी बात कि जो भारत का संविधान बनाने वाले लोग थे वो ज़्यादातर कानूनी विशेषज्ञ थे, यानी ज़्यादातर उसमें वकील थे। जैसे अम्बेडकर जी, गांधी, ये सब वकालत पढ़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू सब वकालत पढ़े हुए थे। तो इसलिए कई बार इसको भारत के संविधान को वकीलों का संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग कानूनी विशेषज्ञ थे। इसलिए भारत का संविधान सबसे लंबा है। दूसरी बात, आपने ये देखा होगा कि जब भारत का संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में भारत में संविधान संशोधन कर करके लगभग 465 प्लस में अनुच्छेद हैं। नंबर में तो 395 ही हैं, वैसे क ख ग करके 465 प्लस में अनुच्छेद हैं। 25 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूचियां हैं। ये हो गया संविधान की लंबाई की विशेषता। इसके बाद है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत का संविधान बना कैसा है? भारत का संविधान अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। विभिन्न स्रोत का मतलब दो, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब क्या है कि भारत का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, भारत का 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत के संविधान में सबसे अधिक प्रावधान जो लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 लिए गए हैं। मतलब भारत का संविधान कैसे बनेगा, इसमें कई बार चेंजेस हुए थे। 1935 में बनाया गया था तो उसका
मतलब आप समझ सकते हो कि उसका पूरा वही ले लिया गया था, उसमें कुछ कुछ पॉइंट और नए ऐड किए गए थे। तो अगर ये प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में सबसे अधिक प्रावधान कहाँ से लिए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये याद रखना है। ये तो हो गया आंतरिक, मतलब जो हमने अपने यहाँ से लिया। इसके अलावा भारत ने बाह्य स्रोत क्या है, बाहर से कहाँ से, अलग अलग देशों से कुछ कुछ प्रावधान लिए हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, ठीक है, इस अलग अलग कंट्रीज से लिए हैं, ये बाह्य स्रोत हैं। इसके ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद जो है भारत है कठोर व लचीला संविधान है, मतलब भारत जो है कठोर और लचीला संविधान का समन्वय है। मतलब क्या है कि कठोर संविधान वो होता है जिस संविधान में संशोधन यानी बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई से बदलाव लाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, आसानी से नहीं। और लचीला संविधान वो होता है जिसमें आसानी से पास कर कर संशोधन किया जा सकता है। तो कठोर संविधान कैसा है, जैसे अमेरिका का, कि कोई अगर संशोधन करना है तो आसानी से नहीं किया जा सकता। और लचीला किसका है, ब्रिटेन का है, कि कोई भी आप संसद में ले आइए और आसानी से प्रावधान करके आप उसे कानून बना दो, तो उसका लचीला है। लेकिन भारत ने क्या किया, कठोर और लचीले का मेल बनाया है। भारत का संविधान ना बहुत कठोर है ना बहुत लचीला है। ये कैसे हम तय करते हैं, ये हम ऐसे तय करते हैं कि भारत में कोई भी आपको विधि बनानी है या फिर संशोधन करना है, तो संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आपको संसद में 2/3 से अधिक अगर बहुमत होगी, दोनों जितने लोग प्रेजेंट है उससे 2/3 से ज़्यादा बहुमत होगी, तभी वो संशोधन किया जा सकता है। अगर लोगों का मत नहीं होगा तो संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है, अगर और भी एक तरीके का प्रावधान होता है जिसमें आपको 2/3 बहुमत भी चाहिए प्लस 50% से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा राज्यों का भी मत चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा राज्य मत देते हैं तभी आप बना सकते हैं, वरना नहीं। तो ये भारत के संविधान की कठोरता दिखाता है, मतलब आपको केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी बहुमत चाहिए होगा। तो भारत इस तरीके से कठोर भी है और लचीला भी है भारत का संविधान। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एकल नागरिकता, भारत में क्या है, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। कुछ देश होते हैं जहाँ दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका। अमेरिका में क्या है कि आपको पहले राष्ट्र की नागरिकता लेनी पड़ेगी और फिर राज्य की, मतलब ये आप अमेरिका के ये इंसान हैं, यहाँ पे आपको 2 नागरिकता मिलेगी। एक तो अमेरिका का नागरिकता मिलेगी, दूसरा आप अमेरिका के लाइक न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं तो आपको न्यूयॉर्क की नागरिकता मिलेगी। इस तरह आपके पास दोहरी नागरिकता है तो लोग डबल बेनिफिट्स लेते हैं। और भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। पूरे भारत में कहीं पे भी जाइए, आप भारत के नागरिक हैं, आपको समान व्यवहार और समान सारे अधिकार मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, हमारे देश की ये बहुत अच्छी हमारे संविधान का पार्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ा रखा है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे और अब 6 हैं। और मौलिक अधिकार का पूरा डिस्कशन आप मौलिक अधिकार वाले वीडियो में देखें, समझ में आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी संविधान की विशेषता है कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए होते हैं कि जब आप कोई विधि बनाए, कानून बनाए, तो ये सरकार को दिशा निर्देश देते हैं कि आप इनको ध्यान में रख के समाज कल्याण के लिए बनाएं। इसका 36 से 51 में विवरण दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी मैंने नीति निर्देशक तत्व वाले वीडियो में पढ़ाया है, आप उसको डीपली जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपको जानना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य क्या संविधान बनाते टाइम हमारे संविधान में मौजूद था? जी नहीं दोस्तों, जब संविधान बना तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं मौजूद था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया कि आपको अधिकार है तो आपको कुछ कर्तव्य भी हैं। तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ये याद रखना है। और दूसरा, ये कौन से भाग में है, तो ये 51 का में 51 का में जोड़ा गया। और इसमें 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य में आपको कहा जाता है कि आपको अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको संविधान की रिस्पेक्ट करनी है, आपको राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का सम्मान करना चाहिए और भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने में अपना
पालन करना चाहिए हर तरीके से। ये है मौलिक कर्तव्य, इसको बाद में जोड़ा गया। इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में आप, भारत का नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और उसका पालन कर सकता है। मौलिक अधिकारों में भी धर्मनिरपेक्ष अनुच्छेद 25 से 28 बताया गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। जैसे कुछ राष्ट्र होते हैं जिनका अपना कोई धर्म होता है, ईसाईयत या मुस्लिम, कोई भी एक धर्म होता है और उसको मानना सबके लिए कंपलसरी होता है। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें सज़ा दी जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केंद्र के सामने या सरकार के सामने सभी धर्म इक्वल है। चाहे कोई सा भी धर्म, सबका बराबर सम्मान होता है और सबको बराबर अधिकार दिया जाता है। ये मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद जो धर्मनिरपेक्ष है, ये प्रस्तावना में नहीं था। मौलिक अधिकार में तो लिखा हुआ था लेकिन प्रस्तावना में नहीं था। तो इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था हमारी प्रस्तावना में। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से शब्द ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है? ये होता है आपको वोट देने का अधिकार। ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अधिकार है, क्योंकि ये ही किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। वयस्क मताधिकार, भारत का नागरिक या किसी भी देश का नागरिक अपना एक वोट से ही अपना अधिकार का प्रयोग करता है। तो जो वयस्क मताधिकार है, प्रारंभ में क्या था कि वोट देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इसे भी 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 21 वर्ष से कम कर क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई कि अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप अपना वोट दे सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपके राज्य और राष्ट्र के लिए कौन सी सरकार आवश्यक है। यह है हमारा वयस्क मताधिकार। इसके अलावा हमारे संविधान में एक आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपातकाल क्या होता है कि कोई अनसर्टेनिटी स्थिति हो सकती है, तो इसमें 3 तरह के आपातकाल की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत। एक है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे कि कोई हम पे हमला कर दे कोई और देश, तो उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है तो ऐसे में आपके मौलिक अधिकारों को भी कम किया जा सकता है 20 और 21 को छोड़कर। इसके बाद होता है 356 राज्य में, मतलब किसी एक राज्य में आपको आपातकाल लगाना पड़े तो उसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं और वो कई बार लगाया जा चुका है और लगता रहता है अक्सर। इसके बाद आता है 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब पैसों से जुड़ा हुआ आपातकाल है, लेकिन वो आज तक भारत में लगा नहीं है। ठीक है, तो ये आपातकाल का भी प्रावधान है, उसमें सरकार के पास कुछ अलग राइट्स हो जाते हैं, तो ये हम देखते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार क्या, ये भी हमारे भारतीय संविधान की एक अद्वितीय खूबी है, क्योंकि त्रिस्तरीय सरकार कहीं और नहीं देखी जाती। ज़्यादातर होता है कि ज़्यादातर राष्ट्रों में 2 स्तर की सरकार होती है, एक होती है राष्ट्र और दूसरी होती है राज्य, मतलब एक केंद्र में और एक राज्य में। लेकिन भारत में क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय से मतलब क्या है, एक राष्ट्र में होगा, एक राज्य में होगा और तीसरा ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ये भी क्या था कि पहले त्रिस्तरीय नहीं थी। हमारे यहाँ भी गांधी जी का यही सपना था कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत होनी चाहिए, मतलब जो लोकल लोग होते हैं वही वहाँ की क्या जनता की मांग है उसको समझ सकते हैं, तो उसके लिए पंचायत होनी चाहिए। ये सब गांधी जी का सपना था, तो इसी को ऐड किया गया 1992 में। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत बनाना कंपलसरी कर दिया गया सभी गांव के लिए कि ग्राम पंचायत होगी और वो ग्राम की भलाई के लिए काम करेंगे। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में भी प्रावधान किया गया कि नगर पालिका होगी नगरों के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बनाता है त्रिस्तरीय, 1 2 3, यहाँ पे राष्ट्र, यहाँ पे राज्य, यहाँ पे ग्राम पंचायत और नगर पालिका, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था करता है। ये भी एक अद्वितीय खूबी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब हमारी जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। तो हमारी
जो न्यायपालिका है इसका आपको मतलब समझिए। स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब क्या है, हमने देखा हमारे पास है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है वो एकदम स्वतंत्र है। विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र है और होना भी चाहिए। अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में मिलजुल कर काम करेंगी तो क्या होगा, न्यायपालिका हमेशा कार्यपालिका के पक्ष में फैसला करेगी, तो वो कभी निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। और मतलब इंटरफेयर करेंगे तो वो कभी निष्पक्ष हो नहीं सकते, इसलिए इसको स्वतंत्र रखा गया है कि न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं होगा, वो निष्पक्ष काम करेगी। उसके बाद क्या है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब कि एक ही न्यायालय एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने की है। ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग न्यायालय। सबसे पहले होता है हमारा जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर जाते हैं हाई कोर्ट, और फिर उसके ऊपर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। यानी आप पहले जिला न्यायालय में जाइए, अगर वहाँ आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उच्च न्यायालय जाइए, वहाँ भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट आप उच्च या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो लेकिन ये क्या है, एकीकृत है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग केंद्र के लिए अलग। तो ये सारी जो हो गई हमारी क्या है, संविधान की। इस तरह हमने पूरा पढ़ लिया संविधान की सभी विशेषताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पढ़ते रहें और खुश रहें। देखने के लिए धन्यवाद।